students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start the chapter today of class 6, which is chapter number 4, the birth of artificial intelligence. So, कैसे and कब कहाँ intelligence का artificial intelligence का birth हुआ, that all we are going to discuss about today. Okay, चलो. So, students, first of all, this is history of AI in a nutshell, but we are going to discuss it very detailed manner. Okay, see, the rise of it artificial intelligence or the era of great expectations. ठीक है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हुआ या फिर एक एरा जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हुई 1956 से लेट 1960s तक. So, idea of inanimate objects committing to life as intelligent beings has been around for a long time. So, ये जो आइडिया था जहाँ पे हम ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जिनके अंदर सेम लाइफ होगी एज इंटेलिजेंट बींग्स, वो क्या है काफ़ी लॉन्ग टाइम अगो से है. जो अर्ली ईयर्स से एआई की उनको कैरेक्टराइज किया जाता है ट्रेमेंडस एंथुजियाज्म, ग्रेट आइडियाज एंड वेरी लिमिटेड सक्सेस के थ्रू. एंड ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, अगर हम कुछ ही सालों पहले की बात करें तो कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ रूटीन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए. लेकिन आज के टाइम पे जो एआई रिसर्चर्स हैं वो काफ़ी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स कैन डू could do more than that. It was an era of great expectation. कंप्यूटर से जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा अब वो क्या कर सकता है, कैपेबिलिटी उसके पास है किसी भी चीज़ को करने के लिए. इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है बाय द एआई रिसर्चर्स एंड ये क्या है, एक एरा है काफ़ी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का. नाउ 1949 एडमंड बर्कले पब्लिश्ड जाइंट ब्रेन्स, ओके, और machines that think in which he write. So recently there have been a good deal of news about strange giant machines that can handle information with vast speed and skill. So these machines are similar to what a brain would be if it were made of hardware and wire instead of flesh and nerves. Okay, so what they're saying कि एक यहाँ पे चीज़ें सोची गई कि अगर स्ट्रेंज जाइंट मशीन बनाई जाए जो इंफॉर्मेशन को वास्ट स्पीड एंड स्किल के साथ हैंडल कर सकती है. ये मशीन्स बिल्कुल एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होगी, है ना. एंड इफ इट वर मेड ऑफ हार्डवेयर, लेकिन इनको हार्डवेयर एंड वायर से बनाया जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्लैश एंड नर्व्स. ओके, एक मशीन इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकती है, कैलकुलेट, कंक्लूड एंड चूज कर सकती है, रीजनेबल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी इंफॉर्मेशन के साथ. सो इस तरीके से एक मशीन क्या कर सकती है, इट कैन थिंक. ओके, नाउ 1915 एलन ट्यूरिंग पब्लिश कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस. ओके, सो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीन इंटेलिजेंस को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्या प्रपोज किया, इमिटेशन गेम को, जो बाद में टर्निंग टेस्ट में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट इज एलन ट्यूरिंग मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ. एलन ट्यूरिंग ने अपने लिए नाम बनाया कैसे, एज एन अर्ली पायनियर ऑफ एआई विद दिस डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन की डेफिनेशन प्रोवाइड करी, जहाँ पे उन्होंने मशीन के क्या कुछ टेस्ट के थ्रू पास ऑन किया. सो द टेस्ट पर्सन एलिस इन लॉक्ड रूम, एक टेस्ट पर्सन एलिस थे जो एक लॉक्ड रूम में बैठे, ओके, दो कंप्यूटर टर्मिनल्स के साथ. एक टर्मिनल मशीन के साथ कनेक्टेड था एंड दूसरा एक नॉन मलिशियस पर्सन बॉब के साथ कनेक्ट था. एलिस जो थे वो क्वेश्चंस टाइप करते थे दोनों ही टर्मिनल्स में एंड उनको क्या टास्क दिया जाता था डिसाइडिंग का कि आफ्टर फ्यू मिनट्स विच टर्मिनल बिलोंग्स टू द मशीन, कि कुछ मिनट बाद कौन सा टर्मिनल मशीन से बिलोंग करता है. सो मशीन इस टेस्ट को पास कर दी थी इफ इट कैन ट्रिक एलिस, अगर वो एलिस को ट्रिक कर सकते हैं एटलीस्ट 30% ऑफ द. 1952 में आर सेमन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक चैटर-प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप किया जो कि पहला था जो इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकता था कि हाउ टू प्ले अ गेम. देन 1958 जॉन मैकर्थी ने LISP को डेवलप किया विच इज लिस्ट प्रोसेसिंग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड स्टिल आज भी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए. नाउ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस द इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी, कुछ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस थे विच इज द इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी लेट 1960 से अर्ली 1970s में. सो फ्रॉम मिड 1950s से एआई रिसर्चर्स क्या है काफ़ी प्रोमिसेस कर रहे हैं क्या करने के लिए, ऑल पर्पस इंटेलिजेंस मशीन्स बनाने के लिए ह्यूमंस के नॉलेज बेस पे बाय द 1980s एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्सीड करने के लिए बाय द ईयर 2000. फिर 1970 में क्या हुआ, उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो क्लेम्स है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. ऑल्दो कुछ एआई प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, कुछ लेवल ऑफ मशीन इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन 1 और 2 टॉय प्रॉब्लम्स, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी एआई प्रोजेक्ट्स क्या नहीं कर सकता ये जो वाइडर सिलेक्शन था टास्क का या जो ज़्यादा डिफिकल्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी इनके साथ डील
नहीं कर सकता। बहुत तरह से प्रॉब्लम्स थी जो एआई अटेम्प्ट करता था सॉल्व करने के लिए, लेकिन काफ़ी ब्रॉड एंड वो डिफ़िकल्ट होती हैं। टिपिकल टास्क जो है अर्ली एआई के लिए वो ये क्या है, मशीन ट्रांसलेशन का। एग्जाम्पल, नेशनल रिसर्च काउंसिल जो यूएसए में, वो क्या फंड करता है, जो हमारी रशियन साइंटिफिक पेपर्स है उनके ट्रांसलेशन को फंड प्रोवाइड करता है आफ्टर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज स्पुतनिक। ओके, 1957 में बनी थी। इनिशियली क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट टीम थी उन्होंने कुछ सिंपली रीप्लेसिंग रशियन वर्ड्स को ट्राई किया इंग्लिश के साथ, क्या यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का यूज़ करके। लेकिन बाद में ये फाउंड किया गया कि जो ट्रांसलेशन है उसमें एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टू चूज द करेक्ट वर्ड्स, एंड ये टास्क काफ़ी डिफिकल्ट था। 1966 में सारे ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स जो भी यूएस गवर्नमेंट जिनको फंड प्रोवाइड करती थी ये सभी कैंसिल आउट कर दिए गए। ओके, 1971 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको, जो सपोर्ट एआई रिसर्च को प्रोवाइड किया जाता था उसको भी सस्पेंड कर दिया। सर जेम्स लाइटली जो थे उनको कमीशन दिया गया बाय द साइंस रिसर्च काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या रिव्यू करने के लिए, जो एआई के करंट स्टेट है उसको रिव्यू करने के लिए। एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी मेजर और इवन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, लेकिन उनको कोई भी मेजर या सिग्निफिकेंट रिजल्ट एआई रिसर्च से नहीं मिला। एंड देयरफॉर ही सॉ कि कोई भी एक सेपरेट साइंस जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, इसकी जरूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, देन 1965 में जोसेफ बेजलविंग जो थे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर, इन्होंने एलिजा को डेवलप किया जो कि एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फंक्शनली कन्वर्स कर सकता है इंग्लिश में विद अ पर्सन। ओके, देन 1966 में शेकी एक रोबोट था जिसको चार्ल्स रोजन ने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ 11 अदर पर्सन ऑल्सो, एंड ये पहला जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट था जिसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एआई विंटर्स। अब सक्सेसफुल होने के लिए एआई एप्लीकेशंस में क्या, किसकी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग जरूरी है। कंप्यूटर्स जो हैं बिल्ड डेवलप नहीं है इतने कि वो इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके। गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस क्या है जो अपना फेथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो लूज करती जा रही थी। फिर क्या हुआ, 1970 से मिड 1990s में कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक्यूट शॉर्टेज जो है फंडिंग की, जो उनको बियर करनी पड़ रही थी फॉर रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ डील करना पड़ा। एंड ये जो ईयर्स थे इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एआई बिल्डर्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1970, एक रियलिटी चेक। सो 1970 में जो यूफोरिया था अबाउट एआई ये चला गया, एंड ज़्यादा गवर्नमेंट फंडिंग जो एआई प्रोजेक्ट्स के लिए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। एआई अभी भी एक रिलेटिवली न्यू फील्ड था, academic in nature with few practical applications apart from playing games. So जो आउटसाइडर थे, जो अचीवमेंट्स थी वो कैसे एज अ टॉय दिखती थी, क्योंकि कोई भी एआई सिस्टम उस टाइम पर क्या नहीं कर सकता, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट या मैनेज नहीं कर पाता था। सो बिगनिंग से एआई रिसर्चर्स जो थे काफ़ी शाय थे क्या करने के लिए, प्रिडिक्शंस बनाने के लिए कि क्या एआई की आने वाले टाइम पे कोई सक्सेस होगी या नहीं। सो जो ये स्टेटमेंट थी जो हर्बर्ट साइमन ने 1957 में दी थी कि इट इज़ नॉट माई एम टू सरप्राइज और शॉक यू, बट द सिंपलेस्ट वे आई कैन समराइज इज टू से दैट देयर आर नाउ इन द वर्ल्ड मशीन्स दैट थिंक, दैट लर्न एंड दैट क्रिएट। तो ये स्टेटमेंट ने दी थी। एंड मोर ओवर जो एबिलिटी थी, and moreover their ability to do these things is going to increase rapidly until in a visible future the range of problems they can handle will be coextensive with the range to which the human mind has been applied। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरा कोई भी ऐसा एम नहीं कि मैं आपको सरप्राइज या शॉक करूं, बट जो सिंपलेस्ट वे मैं सिंपल तरीके में जो समराइज कर सकता हूँ वो ये है कि आज के टाइम पे क्या है, कुछ वर्ल्ड मशीन्स हैं जो थिंक, लर्न एंड क्रिएट कर सकती हैं, एंड उसके साथ इनके पास क्या है, ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि ये चीज़ों को क्या रैपिडली तब करेंगी कि आने वाले फ्यूचर में जो रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स है ये इन्हें को एक्सटेंसिवली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस रेंज से जैसे एक ह्यूमन बीइंग सॉर्ट आउट करेगा उन प्रॉब्लम्स को। ओके, चलो सो जो ये टर्म्स थे जैसे कि विजिबल फ्यूचर, ये इसको आप बहुत सारे वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन साइमन ने कुछ और कॉन्क्रीट प्रोडक्शंस किए थे कि विद इन 10 ईयर्स एक कंप्यूटर क्या कर पाएगा, हो जाएगा एक चेस चैंपियन बन जाएगा, एक सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल थ्योरम जिसको मशीन्स प्रूव करेंगी। एंड ये प्रोडिक्शंस क्या हुए, काफ़ी हद तक ट्रू हुए विद इन 40 ईयर्स रादर देन 10। हुए, सच हुए ये सारे प्रेशंस, लेकिन 10 ईयर्स नहीं, अराउंड 40 ईयर्स में। तो साइमंस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो किसकी वजह से था, अपने जो प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस थे अर्ली एआई सिस्टम्स के और सिंपल एग्जांपल्स उसकी वजह से। एंड इन ऑलमोस्ट सभी केसेस में ये जो अर्ली सिस्टम्स थे ये फेल हो गए मिसेरेबली जब इनको ट्राई किया गया एक वाइडर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स पे या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे।
ओके, सो जो फर्स्ट काइंड ऑफ डिफिकल्टी थी वो कब आई, जब ज़्यादातर जो अर्ली प्रोग्राम्स थे उनको उनके सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ नहीं पता होता था। ओके, चलो देन 1970 में क्या डेवलप हुआ, एंथ्रोपोमॉर्फिक इंटेलिजेंट रोबोट जिसका नेम था वेबॉट। ओके, वसेडा रोबोट, इसको स्टार्ट किया गया जापान में वसेडा यूनिवर्सिटी में, जिसका एम था फाइनली एक पर्सनल रोबोट को डेवलप करना जो कि बिल्कुल एक पर्सन की तरह दिखेगा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना। इसके फीचर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था, मूवेबल लिम्स से ये देख सकता था, अनकॉलवर्स यानी कि बातचीत भी कर सकता था। फिर 1980 में वेबोट 2 आया, जिसको वसेडा यूनिवर्सिटी में बनाया गया। ये जो इंसेप्शन था वेबोट का, ये क्या अलाउ करता था, ह्यूमनॉइड को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता था विद पीपल, जैसे कि, और इसके साथ साथ ये म्यूजिकल स्कोर्स को भी रीड कर सकता था एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन पे म्यूजिक भी प्ले कर सकता था। देन 1984 में इलेक्ट्रिक ड्रीम को रिलीज किया गया। ये एक फिल्म थी लेफ्ट ट्रायंगल के रिगार्डिंग बिटवीन अ मैन वुमेन एंड अ पर्सनल कंप्यूटर। एक मैन वुमेन और पर्सनल कंप्यूटर के बीच में लव ट्रायंगल था, उसके बिहाफ पर ये स्टोरी थी, ये फिल्म थी इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। एक यंग मैन क्या एक स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर को परचेज करता है जो अब कुछ थॉट्स एंड इमोशंस को डेवलप करता है, एंड देन उसका जो अफेक्शन है वो उस जो मैन अट्रैक्टिव फीमेल लेवल थी उसके टुवर्ड्स बढ़ने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1986। 1986 में मर्सिडीज बेंज ने क्या एक ड्राइवरलेस वैन को बनाया और रिलीज किया, किसकी डायरेक्शन में, अर्न्स्ट डिकमेंस की डायरेक्शन में, जिसके अंदर कैमराज और सेंसर्स को भी इक्विप्ड किया गया। इट वाज एबल टू ड्राइव अप टू 55 एमपीएच। इसके थ्रू 55 एमपीएच पर ड्राइव किया जा सकता है एक रोड पर जिसमें कोई भी ऑब्स्टेकल्स या ह्यूमन ड्राइवर्स नहीं होंगे। देन 1995 में कंप्यूटर साइंटिस्ट रिचर्ड वेलेंस ने एक चैटबॉट को डेवलप किया। ओके, LICE जो कि एक आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक इंटरनेट कंप्यूटर एंटिटी है। इसको इंस्पायर्ड था बाय विजनबॉम्स एलिजा से। ओके, देन 1997 में डीप ब्लू एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर है जिसको IBM ने डेवलप किया, और ये एक पहला कंप्यूटर था जो कि चेस गेम को विन यानी कि जीत गया, एंड मैच को अगेंस्ट रिजाइनिंग वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पर। एक वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पर के अगेंस्ट इस कंप्यूटिंग मशीन ने चेस गेम जीता था। देन 2000 में प्रोफेसर सिंथिया ब्रीजन ने किस्मत को डेवलप किया, एक ऐसा रोबोट जो कि अपने फेस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड फैमिलियर कर सकता है इमोशंस को। इसके अंदर ह्यूमन फेस को स्ट्रक्चर किया गया, आईज, लिप्स, आईलिड्स एंड आईब्रो सब कुछ इंक्लूडेड थे। देन 2000 में होंडा ने असीमो को रिलीज किया, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट था ये भी, एंड ये करंटली डिस्प्ले किया जाता है मिराकिन म्यूजियम में इन टोक्यो, जापान। देन इस 2002 में आईबोट ने रूम्बा को रिलीज किया, एक ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो कि ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करके क्या करता है, फ्लोर को क्लीन कर सकता है। एंड देन इन 2004 नासा रोबोटिक एक्सप्लोरेशन रोवर जो थे स्प्रिट एंड अपॉर्चुनिटी, ये मार्स सरफेस को नेविगेट करके आए किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। देन 2005 जो जाना जाता है वो अपने AI रोबोट्स के थ्रू एंड रिजल्टिंग वायरल वीडियोस बोस्टन डायनेमिक्स के थ्रू जाना जाता है, जिसने क्या हमारी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग जो थी कि वो क्या रोबोट्स AI टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर सकते हैं इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। इनकी जो वीडियोस थी फर्स्ट बिग रोबोट की, दैट इज बिग डॉग, ये काफ़ी वायरल हुई 2005 में, एंड देन तब से मिलियन ऑफ पीपल है जो इनकी कंपनी को वॉच करना एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे ये स्मॉलर 4 लेग रोबोट से फुल फ्लेज ह्यूमनॉइड रोबोट्स इन्होंने बनाए जिसकी एबिलिटी थी कि बैक फ्लिप तक परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ सी दिस इज बिग डॉग जिसको बोस्टन डायनेमिक ने डेवलप किया। नेक्स्ट 2009 में गूगल ने सीक्रेटली क्या डेवलप किया, ड्राइवरलेस कार को डेवलप किया, एंड बाय 2014 इसने निवाडा सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट को भी पास ऑन कर लिया। फिर 2011 में वेटसन जो एक नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन आंसरिंग कंप्यूटर था जिसको IBM ने क्रिएट किया था, ये क्या कर सकता था, टू फॉर्मर दैट इज जियोपार्डी को डिफीटेड कर सकता था। डिफीटेड किया इसने टू फॉर्मर जियोपार्डी चैंपियंस को, दैट इज केन जेनिंग्स एंड ब्रैड रिटर, एक अमेरिकन टेलीवाइज्ड गेम में। ओके, नाउ फिर 2011 में एप्पल ने सिरी को रिलीज किया। ओके, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है एप्पल iOS पे, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिरी क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस को यूज करता है क्या करने के लिए, इंटर ऑब्जर्व आंसर एंड रिकमेंड करने के लिए द थिंग्स टू ह्यूमन यूजर। ये वॉइस कमांड के थ्रू अडेप्ट हो जाता है एंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी अन इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस पर यूजर। फिर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टाना को रिलीज किया। ये जो वर्जन था
ये क्या था, एक वर्जन था वर्चुअल असिस्टेंट का, जैसे कि आपका ये सिरी था iOS पे था, बट ये आपका किस पे चलता है, एंड्रॉइड्स पे। Note that Microsoft announced that support for the Cortana standalone app on Windows will end in late 2023 and would be replaced by Microsoft Copilot. Okay? Then 2014 में Amazon ने Amazon Alexa को क्रिएट किया, जो कि एक होम असिस्टेंट है, जो कि स्मार्ट स्पीकर्स में आगे चल के डेवलप हो गए, एक पर्सन असिस्टेंट की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देन 15 टू 17 में गूगल डीप माइंड एल्फागो, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसको डेवलप किया गया, जो क्या करता है, बोर्ड गेम गो खेलता है और उसने बहुत सारे ह्यूमन चैंपियंस को डिफीट किया है। नेक्स्ट इज 2016 में एक ह्यूमनॉइड जिसका नेम है सोफिया, इसको हैंसन रोबोटिक्स ने क्रिएट किया था, इसको हम फर्स्ट रोबोट सिटीजन कहते हैं। जो इसको डिस्टिंग्विश करता है सोफिया को बाकी सब ह्यूमनॉइड से, वो क्या है, इसकी जो लाइकनेस है एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह है, जिसके थ्रू शी इज एबल टू सी इमेज रिकॉग्निशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस भी बना सकती है एंड कम्युनिकेट भी कर सकती है थ्रू एआई। नेक्स्ट वी कम टू 2016। नाउ इन 2016 गूगल रिलीज गूगल होम। गूगल ने गूगल होम रिलीज करा, एक स्मार्ट स्पीकर जो एआई का यूज करता है, एज अ पर्सन असिस्टेंट ये एक्ट करता है यूजर्स को हेल्प करने के लिए टू रिमेंबर टास्क, क्रिएट अपॉइंटमेंट्स एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बाय वॉइस। देन वी कम टू 2018। अक्टूबर 2018 में क्या फर्स्ट पीस ऑफ एआई जनरेटेड आर्टवर्क की तरह से मार्क किया जाता है, जो कि वर्ल्ड ऑक्शन पे सोल्ड किया जाता है एंड सिग्नल करता है एआई की इमर्जेंस को इनटू द आर्ट वर्ल्ड। जो पोर्ट्रेट था इसको पेरिस स्पेस कलेक्टिव ने क्रिएट किया था, जो कि स्टडी कर रहे थे इंटरफेस को किसके बीच में, आर्ट एंड एआई के बीच में, एंड इसको वर्ल्ड रिनाउंड क्रिस्टी ऑक्शन हाउस में $4,32,500 के लिए बेच दिया गया, ऑलमोस्ट 45 टाइम्स, इसके एस्टिमेशन से 45 टाइम्स ज्यादा था ये, जितने पे इसको क्या किया गया, सोल्ड आउट किया गया। जापानीज स्टार्टअप डेटा ग्रिड, ये आपका स्टार्ट हुआ क्रिएटिंग एआई जनरेटेड फेसेस। जापानीज स्टार्टअप डेटा ग्रिड ने क्या एआई जनरेटेड फेसेस 2018 में क्रिएट करना शुरू किया। एक सीरीज सी फोटो रियलिस्टिक इमेजेस की, जो कि ह्यूमंस की तरह दिखती थी। इनफैक्ट इनको कॉल एआई नहीं क्रिएट किया गया एंड इसके थ्रू रियलिस्टिक इमेजेस इतनी ब्यूटीफुली क्रिएट किएगी कि आप इसके थ्रू किसी ह्यूमन बीइंग को भी क्या कर सकते हैं, फूल कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे क्या थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, जो कि ईयर बाय ईयर एआई के थ्रू क्रिएट किए गए एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन different fields of our environment. That's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.